हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे बच्चे आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में इशू ऑफ शेयर पढ़ रहे थे और ऑलरेडी हमने इशू ऑफ शेयर पे एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। आज हमारा सेकेंड डे है इशू ऑफ शेयर का। फर्स्ट क्लासेस में मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया था, कंपनी के फीचर्स, कंपनी के टाइप्स, और आज के क्लासेस में हम आपको उसके आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। आज का क्लासेस भी थ्योरी क्लासेस रहेगा, जिसमें इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जो भी थ्योरी पोर्शन है, जो मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन में रिपीट करेगा, वो सब टर्म आज के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हुए एक दमदार लाइक से सेशन की शुरुआत करिए और पेन और पेपर निकाल लीजिए। जो भी थ्योरी कॉन्सेप्ट नोट करवाएंगे, समझाएंगे, मेरे साथ साथ आप भी लिखिएगा, ठीक है? चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के क्लासेस में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि आज के क्लासेस में मैं कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करूंगा। मीनिंग ऑफ शेयर, शेयर का क्या मीनिंग है, शेयर के टाइप्स क्या क्या है, मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का मीनिंग, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल और टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, एंड मीनिंग ऑफ रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, इसका क्या मतलब है। ये 5 टॉपिक आज के क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। ऑल दीज टॉपिक्स आर थ्योरी कॉन्सेप्ट। ये सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में रिपीट करेगा, इसलिए इन टॉपिक्स को काफी ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी बच्चे पेन और पेपर आपके सामने रखा हुआ है और आप उसका यूज करेंगे पढ़ाई के दौरान, है ना? चलिए सबसे पहले है मीनिंग ऑफ शेयर्स। हम यहां पे शेयर्स का मतलब क्या है, शेयर का मतलब क्या है। तो बच्चे, कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है उसको हम लोग स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। प्रत्येक पार्ट को शेयर कहते हैं। तो देखिए लिखा है, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। कंपनी के टोटल कैपिटल को स्मॉल डिनोमिनेशन में डिवाइड करते हैं एंड इच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। उस यूनिट को शेयर कहते हैं। जैसे शेयर का बेस्ट एग्जांपल आप समझो कि आजकल आप लोग महीने में एक बार लगभग पिज्जा खा लेते हो। जब पिज्जा ऑर्डर करते हो तो जनरली कितने पार्ट्स में होता है बच्चे? मैं तो कम ऑर्डर करता हूं इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है। 4 पार्ट्स में होता है कि 8 पार्ट में? बताओ। तो या तो 4 हो सकता है, स्मॉल साइज है तो, है ना? बड़ा पिज्जा है तो 8 पार्ट में हो सकते हैं। तो जनरली मान लो 4 पार्ट में। अगर एक पिज्जा को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया तो कितने शेयर हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4, 4 शेयर हो गए। 4 पार्ट्स मतलब 4 शेयर। ओके, अगर इसी पिज्जा को हम 8 पार्ट में डिवाइड कर देते, 4 6 और 8, ये कितने शेयर हो गए? 8 शेयर। किसी चीज को जितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे उतना शेयर होता है। ऐसे कंपनी के टोटल कैपिटल को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और प्रत्येक पार्ट को शेयर कहते हैं, ठीक है? जैसे लेट्स इमेजिन कि कंपनी का टोटल कैपिटल जो है, लेट्स इमेजिन कि कंपनी का टोटल कैपिटल मान लो 10 लाख रुपए है। कितना है? 10 लाख रुपए। अगर आपने इस टोटल कैपिटल को 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे 10 लाख है कैपिटल, इसको 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जितने पार्ट्स में डिवाइड किए उतना शेयर, 1 लाख शेयर, और 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड करने से ये 5 जीरो कट गया। 1 शेयर का वैल्यू 10 रुपया हुआ। मतलब जब कंपनी के 10 लाख जो कैपिटल है इसको 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1 लाख शेयर, और 1 शेयर 10 रुपए का। ऐसे ही सोचो, कंपनी के इस 10 लाख कैपिटल को अगर हम 10,000 पार्ट्स में डिवाइड करते तो जितना पार्ट्स में डिवाइड किया उतना शेयर, 10,000 पार्ट्स में डिवाइड किया 10,000 शेयर, और 1 शेयर का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाता? 100 रुपया हो जाता।
ऐसे ही सोचो कि कंपनी के इस 10 लाख के कैपिटल को हम 1000 पार्ट्स में डिवाइड किए, तो 1000 शेयर और एक शेयर का दाम 1000 रुपया। अगर कंपनी के इस 10 लाख के कैपिटल को हम 100 पार्ट्स में डिवाइड किए, तो 100 शेयर और एक शेयर का दाम 10,000। समझ में आया ना कि कंपनी के टोटल कैपिटल को हम जितने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हर पार्ट को शेयर कहते हैं, और टोटल कैपिटल को जितने पार्ट्स में डिवाइड किए उतना शेयर हुआ, और डिवाइड करने पे जो आ रहा है वो एक शेयर का वैल्यू हुआ। जैसे यहाँ पे 1 लाख शेयर 10 वाला, तो कैपिटल हो गया 10 लाख रुपया। क्लियर हुआ सेंटेंस कि टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। प्रत्येक पार्ट को शेयर कहते हैं। इसके बाद है शेयर ऑफ द कंपनी इज ट्रीटेड एज गुड्स। बच्चे, कंपनी के शेयर्स को हम गुड्स भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग। मतलब कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ईयर है वो 1930 है। जैसे पार्टनरशिप एक्ट का ईयर 1932 है, कंपनीज एक्ट का ईयर 2013 है, ऐसे ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ईयर 1930 है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग शेयर्स कैन बी ट्रीटेड एज गुड्स। व्हाई? बिकॉज शेयर्स कैन बी बॉट, शेयर खरीदा जा सकता है, शेयर्स कैन बी सोल्ड, इसे बेचा जा सकता है, शेयर कैन बी हाइपोथिकेटेड एंड बिक्वेथ। हाइपोथिकेटेड का मतलब होता है शेयर्स कैन बी मॉर्गेज। शेयर्स को आप गिरवी रख सकते हो। जब आप बैंक से लोन लेते हो ना, तो आप जैसे अपने जमीन का कागजात, बिल्डिंग का कागजात गिरवी रखते हैं जब लोन लेते हैं, तो गोल्ड गिरवी रखते हैं लोन के अगेंस्ट, ऐसे ही आप शेयर को भी बैंक में गिरवी के तौर पे शेयर सर्टिफिकेट को रख सकते हो लोन के अगेंस्ट। तो शेयर कैन बी हाइपोथिकेटेड, इट कैन बी मॉर्गेज, गिरवी रख सकते हैं जब हम लोन लेते हैं तो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे। और शेयर कैन बी बिक्वेथ, शेयर को हम अपने किसी मतलब जैसे बिक्वेथ का मतलब होता है वसीयत, हम किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, मेरे मरने के बाद मेरा संपत्ति इसका हो जाएगा, तो ऐसे ही कोई कह सकता है कि मेरे मरने के बाद मेरा शेयर इस पर्सन का हो जाएगा, मतलब उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको गुड्स भी माना गया है। तो हम कुल मिला के ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि शेयर क्या होता है, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल डिनोमिनेशन, एंड ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। यहाँ पे जैसे 4 शेयर, यहाँ पे 8 शेयर, समझ में आ गया ना। हर पार्ट जो है यहाँ पे एक शेयर है। क्लियर है? ओके, चलिए नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। डन? ओके। आफ्टर दैट अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर तो हम पढ़ लिए कि कंपनी के टोटल कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रत्येक पार्ट को शेयर कहते हैं। अब शेयर के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अंडर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग कंपनी में इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर। कंपनी में इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर 2 तरह के कंपनी इशू कर सकती है, एक प्रेफरेंस शेयर और दूसरा इक्विटी शेयर। ठीक है ना, शेयर को 2 पार्ट में बांटा गया है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। चलिए देखते हैं प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर नामी है प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर गेट्स 2 प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर, ओवर इक्विटी शेयर। बच्चे, प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में 2 प्रायोरिटी मिलता है, 2 प्रेफरेंस मिलता है। वो प्रेफरेंस क्या क्या है देखिए। पहला है they have a right to receive dividend at a fixed rate। आपको पता होना चाहिए प्रेफरेंस शेयर को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। they have right to receive dividend at fixed rate before any dividend is paid on equity share। मतलब कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो आप जानते हो कि कंपनी के प्रॉफिट का 3 पार्ट होता है, जो कि आप नेशनल इनकम में पढ़े हैं। क्या क्या होता है बताएंगे? कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसका 3 पार्ट क्या क्या होता है, बता सकते हैं तो बताइए। प्रॉफिट के 3 पार्ट क्या क्या होगा? तो प्रॉफिट का 3 पार्ट होगा। एक होगा कॉर्पोरेट टैक्स, क्या होगा? कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा होगा डिविडेंड, और तीसरा होगा रिटेन्ड अर्निंग। क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग। इसका कई सारे नाम है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, कॉर्पोरेट सेविंग, है ना। चलिए, तो हम कुल मिला के इस पॉइंट की बात कर रहे थे कि कंपनी को जो प्रॉफिट होता है,
तो उस प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन कंपनी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और जो पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करती है उसे डिविडेंड कहते हैं, हिंदी में लाभांश कहते हैं। क्या कहते हैं? लाभांश, लाभ में हिस्सा। ओके, तो अब कंपनी को जो प्रॉफिट होगा तो कंपनी उस प्रॉफिट का जो पोर्शन शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है उसे डिविडेंड कहते हैं। मतलब कि कंपनी शेयर पे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। दो तरह के शेयर होल्डर्स है, एक इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड देती है उसका रेट फिक्स होता है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट था कि दे हैव द राइट टू रिसीव डिविडेंड एट फिक्स रेट, मतलब डिविडेंड का रेट जो रहेगा प्रेफरेंस शेयर के लिए वो फिक्स रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद कि एंड बिफोर एनी डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर। अब देखो यहाँ पे कि अब सवाल है कि डिविडेंड देना है, इक्विटी को भी देना है, प्रेफरेंस को भी देना है, तो पहले किसको मिलेगा? पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा। एक प्रायोरिटी ये हो गया। दूसरा कि व्हेन द कंपनी इज उंड अप, जब कंपनी बंद होगी, दे हैव अ राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर ऑफ इक्विटी शेयर। मतलब कि जब कंपनी बंद होगी तो सारा सामान बेचा जाएगा, जिन जिन लोगों से पैसा लिया गया क्रेडिटर का पैसा रिटर्न किया जाएगा, लोन सब का पैसा वापस किया जाएगा, ओनर्स का कैपिटल रिटर्न किया जाएगा। तो पहले किसका? इक्विटी का कि प्रेफरेंस का? पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कैपिटल रिटर्न किया जाएगा, देन इक्विटी शेयर का। क्लियर? तो प्रेफरेंस शेयर को दो प्रायोरिटी मिलता है, एक डिविडेंड के केस में कि इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को मिलेगा, और दूसरा मिलता है कैपिटल रीपेमेंट के टाइम में कि जब कंपनी बंद होगी तो पहले कैपिटल प्रेफरेंस शेयर का रिटर्न किया जाएगा, आफ्टर दैट इक्विटी शेयर का। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि शेयर दो तरह के हम लोग को पढ़ना है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर को दो प्रायोरिटी मिलता है एज कंपेयर टू इक्विटी, एक डिविडेंड में और दूसरा कैपिटल रीपेमेंट में। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। डन? ओके, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं, अभी हमने प्रेफरेंस शेयर के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स। प्रेफरेंस शेयर को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, चलिए देखते हैं। टाइप्स और क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। प्रेफरेंस शेयर को 4 कैटेगरी के अकॉर्डिंग बांटा गया है, 4 तरह से। ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के बेसिस पे अगर बात करें तो प्रेफरेंस शेयर को दो पार्ट में बांटा गया डिविडेंड के बेसिस पे। एक है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। एक है क्यूमुलेटिव और दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव, डिविडेंड के बेसिस पे। अब सवाल है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। समझिए बच्चे, ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनको उनके डिविडेंड का अरियर, पिछला डिविडेंड लॉस वाले ईयर्स में अगर कभी नहीं मिला है, उस ईयर का अरियर एक्यूमुलेट होके, ऐड होके आगे फ्यूचर ईयर में मिलता है, उसे क्यूमुलेटिव कहते हैं। और जिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लॉस वाले ईयर का डिविडेंड आगे कैरी ऑन होके नहीं मिलता है, उसे नॉन क्यूमुलेटिव कहते हैं। तो क्यूमुलेटिव में आप पॉइंट लिख सकते हो, अरियर ऑफ डिविडेंड एक्यूमुलेट, अरियर ऑफ डिविडेंड एक्यूमुलेट। जैसे मान लो बच्चे कि किसी ने 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर परचेज किया, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 1 लाख। जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर परचेज किया 10% वाला, दिस 10% इंडिकेट्स दैट कंपनी आपके इस प्रेफरेंस शेयर पे 10% डिविडेंड देगी। ये जो प्रेफरेंस शेयर के आगे प्रीफिक्स के तौर पे जो परसेंटेज लगा रहेगा, इट मीन्स कंपनी इस परसेंटेज से आपको डिविडेंड देगी। तो 1 लाख का 10%, 10,000 मिलेगा आपको। 2019 में मान लो आपको ये 10 के मिल गया, ठीक है। 2020 में कंपनी को लॉस हुआ तो आपको नहीं मिल पाया कोविड ईयर में। 2021 में भी लॉस हुआ तो कोविड ईयर में आपको ये नहीं मिल पाया। 2022 में जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो पहले आपको 2020 वाला 10,000, फिर उसके बाद 2021 वाला 10,000, फिर 2022 वाला 10,000। मतलब कि ये एक्यूमुलेट होके, ऐड होके मिलेगा। मतलब कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अगर आप हो तो जिस ईयर में लॉस की वजह से कंपनी आपको नहीं दे पाया था, जैसे यहाँ पे इस वाले ईयर में नहीं दे पाया था, इस वाले ईयर में लॉस की वजह से नहीं दे पाया था, तो ये एड ऑन होके आगे जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो अगर आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो तो प्रीवियस ईयर का जो अरियर था, ये अरियर था जो नहीं मिल पाया था, ये आपको फ्यूचर ईयर में मिलेगा बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर।
इक्विटी शेयर होल्डर से पहले आपको प्रीवियस अर्लियर मिलेगा, फिर करेंट ईयर का मिलेगा, देन इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हुज अर्लियर ऑफ डिविडेंड एक्यूमुलेट, डिविडेंड का अर्लियर ऐड होके आगे फ्यूचर में मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? इनका अर्लियर ऑफ डिविडेंड नॉट एक्यूमुलेट, इनका डिविडेंड का अर्लियर आगे एक्यूमुलेट नहीं होता है, केवल जिस साल प्रॉफिट हुआ उस साल का मिलेगा। जैसे यहाँ पे 20-21 में प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये वाला डिविडेंड नॉन क्यूमुलेटिव में आगे कैरी ऑन नहीं होगा, 22 में बस 22 वाला ही मिलेगा। मतलब नॉन क्यूमुलेटिव में अर्लियर ऑफ डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो डिविडेंड के बेसिस पे दो तरह था, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव हो गया जिनका डिविडेंड का अर्लियर एक्यूमुलेट होगा, और नॉन क्यूमुलेटिव का जिनका डिविडेंड का अर्लियर एक्यूमुलेट नहीं होगा। अब सवाल है कि मान लीजिए सर सेशन एंड हो रहा है और इस साल 2020 में अगर डिविडेंड नहीं मिल पाया तो ये जो बाकी रहा ये बैलेंस शीट में कहां शो करते हैं? तो बैलेंस शीट में कहां शो करेंगे, सुन लो कि यहां पे अर्लियर ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव, एक सेकंड, अर्लियर ऑफ डिविडेंड अर्लियर ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर are shown in contingent liability and commitments। बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स लिखा रहता है। उस कमिटमेंट्स में शो करते हैं कि अर्लियर ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि मैं आपको फ्यूचर में दूंगा, तो बैलेंस शीट के नीचे इसको फुटनोट में दिखाते हैं। ठीक है, ओके। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होता है? तो एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर जो कंपनी में फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तो देते ही है, साथ में अगर कंपनी में किसी ईयर में सरप्लस प्रॉफिट हुआ उस सरप्लस प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेशन का जिसके पास राइट होता है कि कंपनी को खूब प्रॉफिट हुआ तो उस बहुत ज्यादा जो प्रॉफिट हुआ तो उसमें प्रेफरेंस शेयर को दे दिए फिक्स रेट से, इक्विटी को भी दे दिए तो भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, उस सरप्लस में भी अगर पार्टिसिपेशन का राइट जिसके पास है वो पार्टिसिपेटिंग है, और जिसके पास राइट नहीं है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में लिख लीजिए पार्टिसिपेट्स इन सरप्लस प्रॉफिट, पार्टिसिपेट्स इन सरप्लस प्रॉफिट की कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में लिख लीजिए डू नॉट पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट, कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट ये नहीं करता है नॉन पार्टिसिपेटिंग वाला, केवल फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा। अब सवाल है सर नॉर्मल सिचुएशन में हम क्या एज्यूम करें, प्रेफरेंस शेयर क्या होगा? नॉर्मल सिचुएशन में प्रेफरेंस शेयर क्या होगा, क्यूमुलेटिव कि नॉन क्यूमुलेटिव? अगर कुछ नहीं बोला तो नॉर्मल सिचुएशन में प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव होता है, मतलब उनका डिविडेंड का अर्लियर एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में क्या मानूं, पार्टिसिपेटिंग कि नॉन पार्टिसिपेटिंग? तो जब तक बोला नहीं जाए तब तक प्रेफरेंस शेयर जनरली नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है। यू विल नॉट पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट, यू विल गेट ओनली अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए, डन, ओके। नेक्स्ट है बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के बेसिस पे प्रेफरेंस शेयर कितने तरह के होते हैं? तो एक होता है रिडीमेबल, एक होता है इररिडीमेबल। रिडीमेबल में क्या होता है, कैपिटल रीपेड आफ्टर फिक्स्ड टाइम पीरियड, कैपिटल रीपेड आफ्टर फिक्स टाइम पीरियड। इररिडीमेबल में कैपिटल रीपेड ओनली at the time of winding up of the company,
बच्चे जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कैपिटल कंपनी एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वापस कर देती है। जैसे मान लो आपने प्रेफरेंस में पैसा लगाया, कंपनी आपका पैसा एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अगर वापस कर देती है तो आप हो गए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और जब आपका पैसा कंपनी जब बंद होगी तभी वापस किया जाएगा, जस्ट लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह, तो आप हो गए इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जनरली प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होता है, ठीक ना। और नॉर्मली कंपनी 20 साल से अधिक के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है, बस टर्म है तो आप उसका मीनिंग जान लो। जनरली प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होता है, ठीक ना। ओके, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टाइबिलिटी। एक होता है कन्वर्टाइबल, दूसरा होता है नॉन कन्वर्टाइबल। बच्चे जिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ये राइट है कि बाद में आप अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन का राइट है, तो वो हो गए कन्वर्टाइबल प्रेफरेंस शेयर। जिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पास ये राइट नहीं है अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट करने का, वो हो गए नॉन कन्वर्टाइबल। तो लिखिए कन्वर्टाइबल प्रेफरेंस शेयर, राइट टू कन्वर्ट प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर। मतलब कि जिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का, उसको कन्वर्टाइबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं। नॉन कन्वर्टाइबल में नो राइट टू कन्वर्ट प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर। तो जिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का राइट नहीं होता है उसको नॉन कन्वर्टाइबल कहते हैं। अब सवाल है सर जनरली क्या होता है, तो जनरली नॉन कन्वर्टाइबल होते हैं, ठीक है। आज से 4 साल पहले बच्चे BHU एंट्रेंस जब होता था उस समय क्वेश्चन पूछ दिया गया था जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। तो जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं वो क्वेश्चन था, सब में 4-4 ऑप्शन था, 4-4 कॉम्बिनेशन था। तो इसमें एक राइट कॉम्बिनेशन क्या होता कि जनरली आपको डिविडेंड के बेसिस पे जनरली क्यूमुलेटिव जिसमें होता, क्यूमुलेटिव नॉन पार्टिसिपेटिंग। जनरली क्या होगा, क्यूमुलेटिव होगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग होगा, रिडीमेबल होगा, नॉन कन्वर्टाइबल। जिस ऑप्शन में ये रहता कि जनरली प्रेफरेंस शेयर आर क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, नॉन कन्वर्टाइबल, दैट इज राइट आंसर, ठीक ना। ये था। तो इस तरह से आपने प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स पढ़ लिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चे इक्विटी शेयर का कि इक्विटी शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर के बारे में पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर पेड डिविडेंड ओनली व्हेन profits are left after preference shareholders have been paid at fixed rate of dividend। मतलब बच्चे इक्विटी शेयर वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट से देने के बाद, जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाता है, ठीक ना। मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है और दूसरा प्रेफरेंस के बाद मिलता है, ठीक है। In other words, there will be no fixed rate of dividend on equity share। इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता जबकि प्रेफरेंस शेयर का फिक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ इन पर्टिकुलर ईयर देयर आर नो प्रॉफिट और इनसफिशिएंट प्रॉफिट द इक्विटी शेयर होल्डर्स विल रिसीव नथिंग। बच्चे अगर किसी साल कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा। समझ बात ना कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट वाले ईयर में ही मिलेगा, बट प्रेफरेंस तो क्या है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी ये अर्यर आगे कैरी ऑन होगा इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, और जनरली तो क्यूमुलेटिव ही होता है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट गेट अ हायर रेट ऑफ डिविडेंड। अगर प्रेफरेंस मतलब कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बहुत ज्यादा मिलेगा। समझ बात ना, कम होगा तो कम मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, बट प्रेफरेंस का फिक्स रहता है। एज रिगार्ड्स ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिटर्न ओनली व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रिटर्न इन फुल। हमने बताया भी था इससे पहले वाले पॉइंट में कि
जब कैपिटल के रिटर्न की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर से कैपिटल प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल रिटर्न करने के बाद ही रिटर्न किया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट, बच्चे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है और कंट्रोल होता है बिजनेस के मैनेजमेंट से रिगार्डिंग, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैज नो वोटिंग राइट, नो कंट्रोल। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू इक्विटी शेयर, प्लीज नोट इट। ओके, आफ्टर दैट अब हम डिस्कस करते हैं इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस, कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस पढ़ते हैं। चलिए, तो डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स, यहां पे डबल एस है, सिंगल एस होगा। ओके, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में, पहला बेसिस है रेट ऑफ डिविडेंड। तो बच्चे प्रेफरेंस शेयर में जो डिविडेंड का रेट रहेगा वो फिक्स रहेगा और इक्विटी शेयर होल्डर्स में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड का जो रेट होता है कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो ज्यादा मिलेगा इक्विटी वाले को, कम हुआ तो कम, बट प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। आफ्टर दैट अरियर्स ऑफ डिविडेंड, बच्चे जो अरियर्स ऑफ डिविडेंड है इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक्यूमुलेट, बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन नॉट एक्यूमुलेट, मतलब कि अरियर बकाया, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स केस में डिविडेंड का जो अरियर है, जो बाकी डिविडेंड है वो ऐड होते रहता है। इस साल नहीं मिल पाया तो आगे फ्यूचर ईयर में ऐड होके मिलेगा, बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स द अरियर ऑफ डिविडेंड डज नॉट एक्यूमुलेट, डिविडेंड जो बाकी रहेगा वो ऐड नहीं होता है, एक्यूमुलेट नहीं होता है। जिस साल प्रॉफिट हुआ केवल उसी साल का मिलेगा, ठीक ना, जिस साल प्रॉफिट हुआ केवल उसी साल का मिलेगा इक्विटी शेयर केस में, बट प्रेफरेंस शेयर के केस में अरियर ऑफ डिविडेंड एक्यूमुलेट, तभी तो नाम है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, बट याद रखना है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर केस में। नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल राइट एज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है कि डिविडेंड पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, बाद में इक्विटी शेयर को मिलेगा, ठीक ना। प्रेफरेंशियल राइट एज द पेमेंट ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर के पास कैपिटल रीपेमेंट का प्रेफरेंशियल राइट होगा, पहले कंपनी बंद होते वक्त पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, आफ्टर दैट इक्विटी शेयर को मिलेगा। वोटिंग राइट, बच्चे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय द वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है। After that, right to participate in management. Preference shareholders do not have right to participate in management. Management में participate नहीं करते हैं, while equity shareholders participates in management. Equity shareholders management में participate करते हैं. These are the difference between preference share as well as equity share. Basis is also given. Please note it. Note कर लीजिए इसको. Okay, done. हो गया, चलिए नेक्स्ट है बच्चे, अभी हमने डिस्कस किया शेयर के टाइप्स, इक्विटी और प्रेफरेंस के टाइप्स। अब हमारा टॉपिक है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है, ठीक है, चलिए। और शेयर कैपिटल में जो जो टर्म सब बताएंगे काफी अच्छे से ध्यान देके सुनिएगा, क्योंकि ये सब टर्म आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में रिपीट करेगा, तो इसलिए बच्चे ध्यान अच्छे से दीजिएगा। चलिए शेयर कैपिटल की बात करते हैं। शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल means capital raised by the company by issue of share, मतलब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है, शेयर ऑफर करती है, तो पब्लिक को जब शेयर इशू करती है उससे जो फंड रेज करती है उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। मतलब कि कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय इशूइंग शेयर, कंपनी शेयर इशू करके जो फंड रेज करती है उसको शेयर कैपिटल कहते हैं, ठीक है। शेयर क्या था कि टोटल कैपिटल को स्मॉल पार्ट में बांटते हैं, ईच पार्ट को शेयर कहते हैं, और वो शेयर जब पब्लिक को इशू करते हैं तो उससे जो पैसा आता है उसे शेयर कैपिटल कहते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट है, ये पॉइंट क्लियर था शेयर कैपिटल का, ठीक है। लिखा है मेनी इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट वेरिंग सम ऑफ कंपनीज कैपिटल
yet there is no separate account for each of these individuals or institution. There is one consolidated capital account is called share capital account. शेयर कैपिटल तो समझ में आ गया कि पब्लिक को शेयर इशू करके कंपनी जो फंड रेज करती है उसे शेयर कैपिटल कहते हैं. इसके बाद है कि कंपनी में कई इंडिविजुअल्स, कई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के शेयर परचेज करती है. तो हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग कैपिटल अकाउंट ना बना के, जैसे आपने इससे पहले पार्टनरशिप फर्म पढ़े थे, पार्टनरशिप फर्म में एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल सबका कॉलम बना रहे थे. यहाँ पे क्या है, कंपनी का अकाउंट है, सब इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग अकाउंट ना बना के एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट. कुछ क्लियर हो रहा है कि पार्टनरशिप फर्म में जैसे आपने एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए अलग अलग कॉलम बनाते थे डेबिट में, क्रेडिट में, बट कंपनी में यहां पे क्या होगा, अलग अलग कॉलम ना बन के वन कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट, सबके लिए एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक ना. तो कंपनी जब शेयर इशू करती है तो पब्लिक से शेयर इशू करके जो फंड रेज की उसे शेयर कैपिटल कहते हैं. और शेयर कैपिटल में कई लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है कंपनी में, कोई एक इंडिविजुअल का नहीं होता है, सिंपली कई इंडिविजुअल्स होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. तो उन सब के लिए एक कॉमन अकाउंट बनाते हैं ओवरऑल कैपिटल के लिए, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको. नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. दिस पोर्शन इज इंपोर्टेंट. सबसे पहले इस पोर्शन का आप क्या करो, कॉपी पे इसको नोट करिए, फिर समझाएंगे. पहले इसको कॉपी पे नोट करिए सही बच्चे. काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, जल्दी से नोट करिए इसको. ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल, इशूड के दो पार्ट, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, सब्सक्राइब के दो पार्ट, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप, कॉल्ड अप के दो पार्ट, पेड अप, कॉल शेयर. इसको जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ करिए, फटाफट फटाफट इसको नोट करिए, फिर समझाएंगे. हो गया, चलिए देखो बच्चे. तो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल और टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. सबसे पहले एक वर्ड है ऑथराइज्ड कैपिटल, काफी डिटेल में सुनिएगा. ऑथराइज्ड कैपिटल का दूसरा नाम है बच्चे, ऑथराइज्ड कैपिटल का दूसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल. ऑथराइज कैपिटल का दूसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल. ऑथराइज का अदर नेम है रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल. अब सवाल है सर ये ऑथराइज कैपिटल क्या होता है. सुनो, ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. मतलब पूरे लाइफ टाइम में कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करके जितना फंड रेज कर सकती है उसे ऑथराइज कैपिटल कहते हैं. दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इशू ऑफ शेयर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. पूरे कंपनी के लाइफ टाइम में कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करके कितना फंड रेज कर सकती है उसे ऑथराइज कैपिटल कहते हैं. ये कैपिटल जो है जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसी समय फिक्स्ड हो जाता है, जल्दी इसको चेंज नहीं किया जाता है. पहले ही आप सोच लो कि आपको किस लेवल का कंपनी बनना है, कितना पैसा चाहिए आपको शेयर इशू करके पूरे लाइफ टाइम में, उसे ऑथराइज कैपिटल कहते हैं. आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज भी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल के अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा. ठीक ना. तो ऑथराइज कैपिटल को हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल इसलिए कहते हैं ताकि क्योंकि ये कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम में फिक्स होता है. और कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम में 3 डॉक्यूमेंट बनता है, एक प्रोस्पेक्टस, दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और तीसरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA. तो कंपनी के एक डॉक्यूमेंट है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इसमें कई सारे क्लॉज होते हैं, उसमें एक क्लॉज है कैपिटल क्लॉज, याद होगा. MOA में कई सारे क्लॉज थे, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लाइबिलिटीज क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कुछ याद आ रहा है, ऑब्जेक्ट क्लॉज. तो कंपनी का MOA एक डॉक्यूमेंट है, उस MOA में कैपिटल क्लॉज में कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल लिखा होता है और उस मैक्सिमम कैपिटल को ऑथराइज कैपिटल कहते हैं. मतलब ऑथराइज्ड मींस
मैक्सिमम कंपनी के पास कितना शेयर रेज करने का ऑथोरिटी है, इसी को ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। कुछ क्लियर हुआ कि कंपनी पूरे लाइफ टाइम में मैक्सिमम शेयर इशू करके कितना फंड रेज कर सकता है, उस कैपिटल को ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं, उसी को रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं, उसी को नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। ये कंपनी का जो डॉक्यूमेंट है एमओए, इसके कैपिटल क्लॉज में लिखा रहता है। ठीक है, अब सुनो, एक इमेजिनरी हम एग्जांपल ले लेके आपको समझाते हैं। मान लीजिए, लेट्स इमेजिन कि कंपनी पूरे लाइफ टाइम में 1000 शेयर इशू करेगा, एक शेयर 10 रुपए वाला। इमेजिन करने को कह रहा हूं, तो कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना हो गया? 10,000। अगर पूरे लाइफ टाइम में कंपनी शेयर इशू करके 10,000 रेज कर सकता है, तो ये 10,000 हो गया कंपनी का ऑथराइज कैपिटल। 10,000 जो रेज करेगा वो भी 1000 शेयर 10 रुपए वाला। तो कंपनी अगर पूरे लाइफ टाइम में 1000 शेयर इशू करके 10 रुपीज वाला के हिसाब से, मतलब एक शेयर 10 रुपए का है, 10,000 रेज कर सकता है, तो वो 10,000 ऑथराइज कैपिटल है। क्या समझ में आया ऑथराइज कैपिटल के बारे में? कि सर ये मैक्सिमम लिमिट होता है शेयर इशू करने का। मैक्सिमम कंपनी शेयर इशू करके कितना फंड रेज कर सकता है, इसको ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। ऑथराइज कैपिटल को इस रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ये कंपनी के एमओए में कैपिटल क्लॉज में रजिस्टर्ड होता है ना? ओके, अब जा सोचो कि जरूरी तो नहीं है कि कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल है वो पूरा पूरा एक ही बार में इशू करके फंड रेज कर लो। अब हमारी मैक्सिमम ये कैपेसिटी है, मैक्सिमम अमाउंट है, इतना इशू करना है। उस समय से अभी हमको शुरुआत में कुछ पैसे की नीड है, ताकि हम कंपनी के कई सारे फिक्स एसेट्स परचेज कर सके। वर्किंग कैपिटल के लिए हमें पैसे चाहिए, तो शुरुआत में हम अपने मैक्सिमम लिमिट में से कुछ शेयर इशू करेंगे एज पर आवर नीड। तो जो पब्लिक को ऑथराइज कैपिटल का जो पार्ट पब्लिक को ऑफर करते हैं कि भैया हमारा शेयर खरीद लो, जो ऑफर किए उसे इशूड कैपिटल कहते हैं। और जो अभी नहीं ऑफर किए हैं, बाद में लेटर ऑन एज पर नीड जब रिक्वायरमेंट होगा तब इशू करेंगे, उसे अनइशूड कैपिटल कहते हैं। इसी टेबल को हम आगे कैरी ऑन करते चलेंगे, जो हम आपको फिगर बताए हैं, इमेजिनरी फिगर मानने को कहा हूं कि मान लीजिए कंपनी 1000 शेयर इशू कर सकता है, 10 रुपए वाला, तो 10,000। इसमें से मान लीजिए अगर कंपनी पूरा ही 1000 शेयर इशू कर दे, तो ऑथराइज और इशूड बराबर हो गया, कुछ भी अनइशूड नहीं रहा। लेकिन अभी हमको हर टर्म तक पहुंचना है, जानबूझ के हम कम कम लेते चलेंगे ताकि हर टर्म को हम आपको समझा सके। तो मान लीजिए इन 1000 में से कंपनी 800 शेयर पब्लिक को ऑफर कर दी 10 रुपए वाला, तो 8000 हो गया इशूड कैपिटल, 8000 हो गया इशूड कैपिटल। 200 शेयर अभी ऑफर नहीं किए हैं, बाद में जब कंपनी को नीड होगी तब ऑफर किया जाएगा। वो 200 शेयर इंटू 10 2000 हो गया। वो 200 शेयर इंटू 10 2000 हो गया, क्या चीज? अनइशूड कैपिटल। समझ में आ गया? ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट है शेयर कैपिटल रेज करने का, उसमें से जो पार्ट पब्लिक को अभी ऑफर किया गया दैट इज इशूड कैपिटल। जो अभी नहीं किया गया है ऑफर, बाद में एज पर सिचुएशन जब रिक्वायरमेंट होगा तब ऑफर करेंगे, दैट इज अनइशूड कैपिटल। ठीक है, अब ये अनइशूड है, बाद में इशू किया जाएगा एज पर, और पैसे की जब नीड होगी तो फिर और इशू किया जाएगा, दैट इज अनइशूड। अब जो इशू किए पब्लिक को 8000 शेयर, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। या तो पब्लिक ने मेरा पूरे 8000 शेयर सब्सक्राइब कर लिया, मतलब परचेज कर लिया पब्लिक, दैट इज सब्सक्राइब कर लिया, या जितना इशू किए उससे कम सब्सक्राइब हुआ। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर जितना हम इशू किए 800 शेयर, 8000 नहीं 800 शेयर, 8000 तो अमाउंट है, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 800 शेयर जो पब्लिक को इशू किए, अगर पूरा पब्लिक 800 शेयर परचेज कर लिया, तो 800 इंटू 10 8000 सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगा, इशूड और सब्सक्राइब बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर पब्लिक जितना हम इशू किए उससे कम परचेज किया, तो जितना परचेज किया वो सब्सक्राइब्ड, और जो परचेज नहीं किया वो अनसब्सक्राइब्ड। ठीक ना? तो देखिए यहाँ पे 800 शेयर पब्लिक को इशू किए, पब्लिक ने 10 के हिसाब से अगर पूरा परचेज कर लेता तो 800 इंटू 10 8000 सब्सक्राइब हो जाता, कुछ भी अनसब्सक्राइब नहीं रहता। लेकिन मान लीजिए पब्लिक ने इन 800 में से 700 शेयर परचेज किया 10 रुपए वाला, तो 7000 हो गया क्या चीज? सब्सक्राइब कैपिटल। 100 शेयर अभी पब्लिक परचेज नहीं किया, मतलब कि उतना कम एप्लीकेशन आया, तो 1000 हो गया अनसब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, अब जितना हम सब्सक्राइब पब्लिक किया, अब 700 लोगों ने हमारा शेयर खरीदा, एक शेयर 10 का है, तो आप जानते हो कंपनी जनरली अपना पैसा शेयर का इंस्टॉलमेंट में मांगती है। ठीक ना? तो मान लीजिए अब मैक्सिमम तो 10 रुपया ही मांगेंगे एक शेयर, जैसे यहाँ पे
जैसे कंपनी का एक शेयर यहाँ पे 10 रुपए का है ना, ये 10 रुपए का है शेयर, तो कंपनी तो मैक्सिमम 10 ही मांगेगी। अगर मान लीजिए कंपनी 700 शेयर पे 10 के हिसाब से पूरा 10 रुपया मांग दी, तो जितना सब्सक्राइब हुआ उतना कॉल्ड अप हो गया। लेकिन मान लीजिए कंपनी इन 700 शेयर्स पे केवल अभी 8 रुपया ही मांगी है, तो 700 इंटू 8 5600 हो गया कॉल्ड अप। जो मांगी है पैसा उसको कॉल्ड अप, जो कॉल किया वो कॉल्ड अप। अब 10 में से 2 रुपया भी नहीं मांगी है कंपनी, कह रही है हमको जब पैसा की रिक्वायरमेंट होगा तो हम आपसे मांग लेंगे। जो नहीं मांगी है वो अनकॉल्ड अप, ठीक ना। अब कॉल्ड अप में से जितना मांगे, अगर आप पूरा दे दिए 8 का 8 तो वो हो गया पेड अप। लेकिन अगर कुछ बाकी रह गया मांगे हुए में से, कॉल किए हुए में से, तो उसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर। मान लीजिए आपने हम मांगा 8 और आपने दिया 7 रुपया ही, तो जो आपने दिया पे किया वो पेड अप, और जो हमने मांगा बट आपने पे नहीं किया वो हो गया कॉल्स इन अरियर। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, दोबारा समझाते हैं। इसको नोट करिए, दोबारा समझाते हैं। देखो हो गया। देखो सबसे पहले कंपनी का होता है एक ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल को हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ऑथराइज कैपिटल कंपनी के एमओए में कैपिटल क्लॉज में लिखा रहता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ऑथराइज कैपिटल के 2 पार्ट, एक इधर और एक इधर। ऑथराइज कैपिटल का जो पार्ट पब्लिक को ऑफर किया गया, दैट इज इशूड, जो अभी ऑफर नहीं किया गया, बाद में और पैसे की जब नीड पड़ेगी तब ऑफर करेंगे, दैट इज अनइशूड। अब जितना इशू किए पब्लिक उसमें से जितना परचेज किया, दैट इज सब्सक्राइब। जो हमने इशू किया लेकिन पब्लिक परचेज नहीं किया उसको अनसब्सक्राइब। मान लो 800 शेयर इशू किए, 700 शेयर पब्लिक परचेज कर लिया, तो 700 इंटू एक शेयर का वैल्यू 10, 7000 हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। इस इशू में से 100 शेयर पब्लिक नहीं परचेज किया, वो हो गया अनसब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब नहीं हुआ। अब सब्सक्राइब जो 10 रुपया के अकॉर्डिंग शेयर हुआ है, 700 शेयर 10 के हिसाब से, जो पैसा उसमें से पब्लिक से मांगेंगे, अगर पूरा 700 में 10 का 10 मांग लेंगे तो सब्सक्राइब और कॉल्ड अप बराबर हो जाएगा, कुछ भी अनकॉल्ड अप नहीं रह जाएगा। लेकिन जितना हम इस 10 में से मांगेंगे वो कॉल्ड अप, और जो अभी नहीं मांगे हैं वो अनकॉल्ड अप। ठीक है, तो मान लो हम अभी हर टर्म तक हमको पहुंचना है, कम कम करके हर टर्म तक पहुंच रहे हैं आपको, सभी टर्म तक। मान लो इसमें से हम 8 रुपया मांगे हैं, तो 700 इंटू 8 5600 हो गया कॉल्ड अप। 200 अभी नहीं मांगे, जब हमको नीड पड़ेगी हम आपसे मांगेंगे पैसा, दैट इज अनकॉल्ड अप। अभी जो मांगे हैं तो हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटीज कि आप जो मांगे वो पूरा दे दिए, या हम मांगे बट आपने नहीं दिया। तो अगर हम 700 शेयर 8 के हिसाब से मांगे और आपने पूरा दे दिया, जितना कॉल किया उतना दे दिया, तो 700 इंटू 8 हो जाएगा पेड अप। लेकिन तो अनकॉल्ड अनपेड को ही कॉल इन एरियर बोले, कुछ भी अनपेड नहीं रह जाएगा। लेकिन हमने मांगा 8, आपने दिया 7, जो रुपया आपने दिया वो पेड अप। जो हमने कॉल किया, कॉल्ड अप के जो पार्ट पब्लिक ने नहीं दिया, जो बाकी रह गया उसको कॉल इन एरियर कहते हैं। ठीक है, ओके, ये नोट हो गया। अब सुनो बच्चे, इसके बाद ये जो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये जो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 तरह के होते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। एक होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप क्या होता है? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का मतलब होता है जब जितना शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, हम पूरा फुल फेस वैल्यू मांगे शेयर होल्डर से और पूरा पब्लिक ने दे दिया। हमने मांगा और पब्लिक ने दे भी दिया, दैट इज सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। जैसे मान लो बच्चे, जैसे मान लो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 700 शेयर, हमने पूरे 700 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 10 रुपया हमने मांगा और पब्लिक ने दे भी दिया, कुछ भी बाकी नहीं है। तो ये हो गया 7000 हो गया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, 700 इंटू 10 7000 हो गया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में 2 सिचुएशन होते हैं। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में 2 सिचुएशन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में या तो हमने पूरा मांगा ही नहीं, जैसे 700 शेयर पे हम 8 ही रुपया मांगे, है ना, 700 शेयर पे 10 में से हम 8 रुपया ही पब्लिक से क्या किए हैं, मांगे हैं, या तो हमने पूरा मांगा ही नहीं। ठीक है,
तो ये पहले ही चला गया सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। हमने मांगा ही नहीं पूरा तो आपने दिया ही नहीं, जो हमने मांगा वो दिया। इट डज नॉट मीन्स जो हमने मांगा वो दिया। ध्यान रखना, हम पूरा मांगे हैं और आपने पूरा फुल फेस वैल्यू दिया है, तभी वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है। बट नॉट फुल्ली पेड अप में या तो फुल फेस वैल्यू हमने मांगा ही नहीं, पहला कैटेगरी, कम मांगे हैं फेस वैल्यू से, तो वो बट नॉट फुल्ली पेड अप में आ गया, ठीक है। या हमने मांगा, कंपनी ने मांगा बट आपने पे नहीं किया, हमने मांगा 10, आपने दिया 9 रुपया, तो बट नॉट फुल्ली पेड अप में, ठीक है। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में ध्यान रखना है कि when full face value of the shares has been called by the company and also paid by the shareholders, that is subscribe and fully paid up. Subscribe but not fully paid up में दो सिचुएशन, कि इधर कंपनी does not call full face value, कंपनी पूरा नहीं मांगा, या कंपनी called full face value but shareholders does not paid some part of face value, कुछ नहीं पे किया, या तो हमने पूरा मांगा नहीं या हमने मांगा आपने दिया नहीं पैसा, तो बट नॉट फुल्ली पेड अप में दो सिचुएशन, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। याद रखना, कंपनी के शेयर कैपिटल में, कंपनी के शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट में जो फिगर शो होता है, बैलेंस शीट में वो पेड अप वैल्यू शो होता है। कौन सा वैल्यू? पेड अप वैल्यू, ठीक ना। कंपनी के शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट में जो फिगर शो होता है वो पेड अप वैल्यू, ये पेड अप कैपिटल शो होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, डन। ओके, नेक्स्ट, रिजर्व कैपिटल क्या होता है बच्चे? चलिए रिजर्व कैपिटल हम देखते हैं, रिजर्व कैपिटल क्या होता है। अक्सर दो टर्म हम बताएंगे, एक रिजर्व कैपिटल और एक कैपिटल रिजर्व। अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं और आप ध्यान से सुनना, रिजर्व कैपिटल क्या होता है। लिखा है, इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल विच शैल नॉट बी कॉल्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट इन द वाइंडिंग अप। एक सेंटेंस समझना, जैसे मान लो कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है, कंपनी 10 रुपए में से 8 रुपया कंपनी मांग चुकी है, कॉल्ड अप 8 मांग चुकी है, तो 2 रुपया अनकॉल्ड अप है, अनकॉल्ड अप है, अनकॉल्ड अप है 2 रुपया। अब इट रेफर्स टू पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, जो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल है इसका कुछ पोर्शन कंपनी ने डिसाइड किया कि शेयर होल्डर से नहीं मांगा जाएगा, है ना। हो सकता है कंपनी को एक्सपेंशन की नीड नहीं है और पैसे की नीड नहीं है, कंपनी सोचा हम जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे, अब हमें जो बाकी पैसा है उसका कुछ पोर्शन हम पब्लिक से नहीं मांगेंगे। हाँ, मांगेंगे केवल एक सिचुएशन में, जब कंपनी बंद होगी और क्रेडिटर्स को पे करने के लिए पैसा कम पड़ेगा, तब वो अनकॉल्ड पोर्शन मांगेंगे, उससे पहले नहीं मांगेंगे। तो पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल विच शैल नॉट बी कॉल्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, दैट पोर्शन इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। जैसे मान लो यहाँ पे कंपनी दो जो बाकी उसमें से 1 रुपया आगे मांग सकती है और 1 रुपया कंपनी ने डिसाइड किया ये नहीं मांगा जाएगा पब्लिक से, तो अनकॉल्ड का जो पोर्शन पब्लिक से नहीं मांगा जाएगा उस पोर्शन को रिजर्व कैपिटल कहते हैं। क्लियर? केवल वाइंडिंग अप में मांगा जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना कंपलसरी नहीं है, इसके लिए एक रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है रिजर्व कैपिटल क्रिएशन के लिए। इट रेफर्स टू अमाउंट विच हैज नॉट बीन रिसीव, ये रिसीव नहीं हुआ है, ये बस तय किया गया है मीटिंग में कि ये पैसा जब कंपनी बंद होगी तभी मांगा जाएगा, उससे पहले शेयर होल्डर से नहीं मांगा जाएगा, और इसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है और सभी शेयर होल्डर्स को इसके लिए एक इंफॉर्मेशन भी देना कंपनी के साइड से कंपलसरी है। और ये रिसीव ही नहीं हुआ है इसलिए इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, नॉट शोन इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। इट कैन बी यूज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, इसका यूज केवल वाइंडिंग अप के टाइम में ही होगा। तो समझ में आ गया कि रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल जो मांगा नहीं गया उसका पार्ट, दैट शैल नॉट बी कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, उस पोर्शन को रिजर्व कैपिटल कहते हैं। ये अनरियलाइज्ड अमाउंट है, बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, इसका यूज केवल वाइंडिंग अप के टाइम में होता है, इसका क्रिएशन, इसको बनाना कंपलसरी नहीं है। समझ बात ना? चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स को। डन? ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? तो लिखा है कैपिटल रिजर्व आर दोज रिजर्व विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व ऐसे रिजर्व होते हैं जो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होते हैं। कैपिटल प्रॉफिट्स आर दोज प्रॉफिट्स विच आर नॉट अर्नड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स से नहीं आया है, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है वो प्रॉफिट।
दीज रिजर्व्स कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। कैपिटल रिजर्व का यूज आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व किन किन चीजों से बनता है, किन किन चीजों से क्रिएट होता है, तो देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। प्रीमियम का मतलब होता है फेस वैल्यू से ज्यादा में जो पैसा, फेस वैल्यू ज्यादा जो पैसा मिला। जैसे मान लो 10 का शेयर अगर हम 10 में बेचे, 10 का शेयर अगर हम 10 रुपए में बेचे तो इसको बोलते हैं एट पार, पार में इशू किया गया। 10 का शेयर अगर हम 12 रुपए में शेयर होल्डर्स को सेल करें तो यह 2 रुपया जो हम एक्स्ट्रा लिए, ये 2 रुपया हो गया प्रीमियम। 10 का शेयर अगर हम 10 में इशू किए तो पार, 10 का शेयर 10 से ज्यादा में इशू किए तो उसे प्रीमियम कहते हैं। तो शेयर या डिवेंचर को फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू करने पर जो प्रीमियम मिलता है वो भी, उससे भी कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है, कैपिटल प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर का रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, जब डिवेंचर होल्डर्स का पैसा वापस करते हैं तो उससे अगर कुछ हमको प्रॉफिट होता है उसको भी हम कैपिटल रिजर्व में शो करते हैं। प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेने से पहले जो प्रॉफिट होगा इससे भी कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, शेयर को कैंसिल करने पे, फॉरफिट करने पे जो फायदा होता है, जैसे आगे पढ़ोगे कि शेयर होल्डर्स अगर पैसा नहीं देगा मांगने पे, उनका शेयर फॉरफिट करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो उससे कुछ फायदा होगा री इशू करने में और फॉरफीचर में, वो भी कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व का पार्ट है। आगे लिखा है कैपिटल रिजर्व्स आर सोन इन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। बैलेंस शीट जब पढ़ोगे कंपनी का तो उसमें एक बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व को शो करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, थ्योरी पोर्शन था। ओके, अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, बच्चे आपको हमारे ऑनलाइन लेक्चर समझ में आता है, आप किसी दूसरे कोचिंग में पढ़ रहे हो, समझ में वहां पे नहीं आ रहा, आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। आप ऑनलाइन लेक्चर देख के अदर स्टेट में हो, वहां पे ऑफलाइन सेंटर अवेलेबल नहीं है, आप वाराणसी आइए और गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कीजिए। कोई भी बच्चा जो हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहता है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करो। इसके साथ ही हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकते हैं। आप गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर का लोकेशन आ जाएगा। वाराणसी में लंका पे हमारा ऑफलाइन सेंटर है, लंका पे रविदास गेट है बीएचयू के पास, रविदास गेट के अंदर एंट्री लेंगे, 100 मीटर बाद लंका थाना, थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का कोर्सेज चलता है। 11th एंड 12th कॉमर्स में कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, आईएससी हो, स्टेट बोर्ड हो, सभी बोर्ड का इंग्लिश मीडियम में क्लासेस 11th एंड 12th कॉमर्स का होता है। सभी सब्जेक्ट होगा, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अप्लाइड मैथ, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट का क्लासेस हमारे ऑफलाइन सेंटर में चलता है। साथ ही सीयूईटी का भी हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। जिन बच्चे का एम बीएचयू है, डीयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, इनके लिए बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस का बैचेज हमारे यहाँ रेगुलर चलता है। साथ ही बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का भी रेगुलर क्लासेस हमारे यहाँ प्रोवाइड होता है। इसके साथ ही बच्चे अभी एक नया बैच स्टार्ट हुआ है 11th एंड 12th कॉमर्स का। जिन बच्चे को इस नए बैच में एडमिशन लेना है, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करिए या हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कीजिए। इसके साथ ही एक सीयूईटी का बैच हम लोग स्टार्ट किए हैं, सीयूईटी में बीकॉम कोर्सेज के लिए। जिन बच्चे का एम है कि हमको 12th के बाद बीकॉम करना है, और वो भी बीकॉम कहां से करना है, बीएचयू से करना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करना है, और ड्यू के एसआरसीसी कॉलेज में पढ़ने का सपना जिन बच्चे का है, वो अपने सपने को साकार करने के लिए गुडविल एडुकेयर को ज्वाइन करिए। हम आपको सीयूटी क्रैक करने में पूरा मदद करेंगे। हमारे पास हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं। इसके साथ साथ हम हर सब्जेक्ट का आपको टेस्ट सीरीज, नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक पेपर, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से मदद करेंगे। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे रैंकिंग आपका देंगे, टेस्ट में क्या रैंकिंग है। इसलिए अगर आपको सीयूटी क्रैक करके बीएचयू, डीयू, एयू और ड्यू के एसआरसीसी में पढ़ने का एम है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए या हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करिए। अभी तक ऐसे बच्चे जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम कब से है और कितने चैप्टर्स तक आ रहे हैं हाफ ईयरली में, ताकि हम आपका सिलेबस अकॉर्डिंगली कंप्लीट कर दें। और
अपने कॉमर्स के कई सारे 8-10 फ्रेंड्स को भी ये शेयर सेशन कर दो कि शेयर का सिस्टमेटिक क्लास शुरू हो गया है और उन तक भी सिस्टमेटिक कंटेंट पहुंच सके, वो भी तैयारी को अपना अपग्रेडेशन दे सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।